नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये समाचार मिला है जो हमारे कुछ भारतीय भाई बहन भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से जब भी बात करते हैं तो बहुत लाजमी है कि एक भरोसा करते हुए, और ये भरोसा हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है कि यूट्यूब वाले सर हम लोगों को बचाएं और वही देश को बचा सकते हैं। ये भरोसा जो है बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अपने सभी भारतीय भाई बहनों के सामने इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को साक्षी मान के यही कह सकता हूँ कि ईश्वर या खुदा हमको ताकत दे कि हम अपने इन भारतीय भाई बहनों का इस संकट की घड़ी में जो भरोसा है कभी टूटने मैं कभी टूटने न दूं, वो ताकत, वो काबिलियत दे। और फिलहाल इस मौके पर इतना ही मैं कह सकता हूँ। ईश्वर या खुदा हमको वो ताकत और काबिलियत दे कि जो भरोसा हमारे भारतीय भाई बहन हमसे लगाए हुए हैं तो वो मैं कभी टूटने न दूं, वो ताकत हमको ईश्वर खुदा दे। इस मौके पर इतना ही मैं कह सकता हूं। और आगे जो अभी तो संगठन का विस्तार करना है। और एक बात और, ये मैं पिछले कई एपिसोड में भी बताया था, आगामी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने वाला है, उसकी उत्तर प्रदेश की सभी 4 से 3 सीटों पर भारतीय अवाम ताकत दल अपने उम्मीदवार खड़े करेगा। तो उसमें जो भारतीय अवाम ताकत दल का जो प्रथम निवेदन है अपने सभी भारतीय भाई बहनों से, तो एक तो एकता, भारतीयता के आधार पर एक होकर के सभी ताकतों को नष्ट में नबूद करिए। ये पहला कर्तव्य है। और जब आप नष्ट में नाबूद करेंगे तो वहीं से आपके सारे कष्टों का, इस देश के कष्ट का समाधान की शुरुआत वहीं से होगी। अब रही बात कि जो रूपरेखा और जो एक खाका आप लोगों की खिदमत का और अपने उत्तर प्रदेश, वैसे तो वो माहौल पूरे देश में लाना है क्योंकि शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश से करनी है। तो वो माहौल, वो परिवेश जिसकी बात की जाती है कि एक तो एकता, भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, इखलाक मोहब्बत
आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी सम्मान, आपसी सहयोग, आपसी सद्भाव, सभी कुछ भारतीयता के आधार पर ये माहौल और सुरक्षा का माहौल और नागरिक के रूप में हमारे जो भारतीय भाई बहन उनको वो इज्जत बख्शना, वो सेवा देना। अब किन विधियों से दिया जाएगा, उसकी निटी ग्रिटी, उसका फाइन डिटेल्स या फाइनेंसी इस YouTube के माध्यम से संभव नहीं है। जब वो करके दिखाया जाएगा तो वो ज़्यादा उसकी अहमियत है, ज़्यादा उसकी प्रासंगिकता है। तो इस मौके पर तो यदि इस तरह का माहौल आप लोग इच्छुक हैं तो सत्ता का उपकरण चाहिए ही। ये मैंने कई बार कहा है कि चाहे राज्य की सत्ता हो, चाहे केंद्र की सत्ता हो, सत्ता प्राप्ति या मुख्यमंत्री का पद, प्रधानमंत्री के पद, कभी भी हमारा लक्ष्य नहीं रहा है। लक्ष्य क्या रहा है कि इस देश को जो कि पात्र रखता है और हमारी आवाम जो कि इसकी हकदार है, उसको वो सम्मान, इज्जत और सेवा, और इस देश जो पात्रता रखता है कि बिल्कुल मजबूत हो। और ख़ास करके दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं इस देश के। अब तालिबान का अफ़गानिस्तान में आना और उस देश पर मैंने इतना ख़तरनाक ये आतंकवादी संगठन का उसमें रहना, और अभी भी संघर्ष जारी है। वहाँ अस्थायित्व नहीं है, अस्थायित्व तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। संघर्ष जारी है, खूनी संघर्ष वहाँ पर जारी है। लेकिन जो गठजोड़ है तालिबान का, पाकिस्तान का और चीन का, ये भारत के लिए खतरा है। और लेकिन भारत को कोई इस खतरे से सावधान रहना है, लेकिन डरने की बात नहीं है। भारत में वो ताकत है कि एक तालिबान क्या सैकड़ों तालिबान को वो नस्ल में नाबूद कर सकता है। लेकिन उसके पहले एक शर्त ये है, जैसा कि पिछले एपिसोडों में भी बताया गया था, हमारे देश के अंदर जो तालिबान सरीखे ताकतें हैं उनको समाप्त करना होगा सबसे पहले। जैसा कि बताया गया है पिछले एपिसोड में कि ये जो बनिया जो व्यापारिक वर्ग है विश्व स्तर पर, पश्चिमी देश और अमेरिका, ये कभी भी तालिबान को ख़त्म करने के लिए कभी भी वो आपके साथ नहीं आएंगे। जब ये और एक इतिहास की बात बताना जरूरी है, और मैं बता रहा हूँ कि जब 10 करोड़ लोगों के सामूहिक नरसंहार करके ये वामदल आतंकवादियों ने और नरसंहारियों ने चीन पर कब्जा किया था, तो कुछ ही समय तक उससे दूर रहे। बीच में ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है उसको उस चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवा दिया। और जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसकी अस्थायी सीट वीटो पावर वाली भारत को मिली हुई थी, ये गद्दार नेहरू उसको भी अपने दुश्मन चीन को दे दिया। ये सभी देशवासी जाने, बीजेपी वाले जाने, और जो जीएनपीसी तो इसको छिपाई रही है। और उसी परमानेंट सीट के लिए आज भारत जो है दर की ठोकरें खा रहा है। जब भी कोई राजनयिक आता है विदेश से, तो उससे समर्थन भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट मिलने का हकदार है, पात्रता रखता है, इस तरह का बयान उसे जरूर दिलवाते हैं। और जब भी ये सब बाहर जाते हैं किसी देश में,
तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए वहाँ जो है वो समर्थन जरूर वो दिलवाते होते हैं। यानी दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन इस देश को जानना चाहिए कि भारत को पहले ही जब ये स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, परमानेंट सीट मिली हुई थी वीटो पावर वाली। ये गद्दार नेहरू उसको जो है अपने दुश्मन चीन को दे दिया है। ये भी उसी गद्दारी में एक और कड़ी है उसकी। तो इस गद्दार नेहरू ने इस चीन को जो है उसका संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवा दिया। जो कौन चीन जो और किसका चीन? इन वामपंथी आतंकवादियों का चीन। इन्होंने 10 करोड़ की सामूहिक नरसंहार करके, हत्या करके, कत्लेआम करके वो चीन में कब्जा, चीन पर कब्जा, चीन को पर कब्जा किया था। तो लेकिन इसके बाद यही जो व्यापारी वर्ग है विश्व स्तर का, पश्चिमी देश माने यूरोप और अमेरिका, उसमें उस चीन में उद्योगों की बाढ़ लगा दिया। और वो चीन आर्थिक रूप से इतना ताकतवर हो गया और सैन्य रूप से इतना ताकतवर हो गया कि आज वो विश्व शांति के लिए जो है वो चुनौती बन गया। तो इस जो विश्व स्तर के जो व्यापारी वर्ग हैं, ये पश्चिमी यूरोप वाले और अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। तो उसी संदर्भ में ये ब्रिटेन अब जो है उस तालिबान से बात करने की हिम्मत कर रहा है। अमेरिका पहले ही आमने सामने टेबल पर बात कर चुका है, शायद दोहा वगैरह में। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। ये तालिबान शुद्ध रूप में एक विश्व स्तर का बहुत ही खतरनाक, बहुत ही क्रूर, बहुत ही निर्मम आतंकवादी है। उसका सामना सिर्फ और सिर्फ भारत को ही करना पड़ेगा और उसका खात्मा भी भारत को ही करना पड़ेगा। लेकिन उस खात्मे के पहले भारत को उसके अंदर के जो तालिबान सरीके ताकतें हैं उनका खात्मा पहले करना होगा। उन ताकतों में सबसे पहले जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, ये तालिबान सरीखे बहुत ही खतरनाक ताकत है भारत विरोधी, भारत के अंदर। ये दूसरी एक विधा है, संकट है कि इसको वोट मिल रहे हैं, इसके एमएलए चुने जा रहे हैं, इसके एमपी चुने जा रहे हैं, इसकी सरकारें बन रही हैं। ये सबसे बड़ा कष्ट है। लेकिन ये अपने भारतीय भाई बहनों को समझाना है। ये मतलब यूट्यूब के बाद भारतीय जनता दल संगठित करेगा और अपने प्रत्येक भारतीय भाई बहन को समझाने की कोशिश करेगा कि ये जो राष्ट्रीय कलंक है, अब उसको लेने की जरा भी आवश्यकता नहीं है, इसको वोट दे करके। इसलिए कि कई मजमे में हमने भी लोगों को बताया और लोगों ने स्वीकार किया कि इन पार्टियों को, खास करके जीएनपीसी को, वाम दलों को वोट देने का मतलब क्या है, देश के साथ गद्दारी है। तो जीएनपीसी है, वाम दल है और ये समाजवादी पार्टी यदि कोई सिर्फ टीएस हसन और शफीकुर रहमान पर ही अपने को केंद्रित करेगा तो यह बहुत बड़ी भूल होगी। शफीकुर रहमान और ये टीएस हसन किसकी शर्त से ऐसा कर रहे हैं? जब तक उस जड़ पर प्रहार नहीं किया जाएगा वो समस्या जाएगी नहीं।
तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव और मुलायम सिंह और उनकी समाजवादी पार्टी उसके शाह पर ही जो है ये तालिबान का ये समर्थन करते हैं भारत में रह करके। और उनकी बेशर्मी पर मत जाइए कि इसी देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं और इसी देश से गद्दारी करते हैं। वो तो ये तो फितरत हो गई है। लेकिन किसकी शाह पर कर रहे हैं, उसको खत्म करना ज्यादा जरूरी है। तो ये है। और उसी प्रकार की खतरनाक है ये टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, वो भी तालिबान सरीखे एक बहुत ही खतरनाक ताकत है और उसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। और विशेष करके अब तो वो देश का माने जो अपोजिशन का माने विरोधी पक्ष का या विरोधी दलों का नेतृत्व करके जो है प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रही है कौन, वो तालिबानी ताकत, वो ममता बनर्जी। तो इस तरह की जितनी भी ताकतें हैं इनको समाप्त करना होगा। इसके बाद भारत अपनी असली ताकत में आ जाएगा और उसके आगे एक नहीं हजारों तालिबान हों उसका खात्मा कर सकता है। और हमारे देश की हमारा जो इतिहास रहा है, हमारा जो यानी पौराणिक ताकत रही है, तो उसका खात्मा हम कर सकते हैं आराम से। अब देखिए ये भारतीय जनता पार्टी कितना खतरनाक खेल रही है। ओबीसी का आरक्षण जो शैक्षणिक संस्थाओं में उसने दे दिया, इससे समाज में और ज़्यादा भेद विभेद बढ़ गया और फिर ये समाज को तोड़ने वाली ताकतों के हौसले बढ़ गए। अब ये भारतीय जनता पार्टी, अब जनगणना की बात आ रही है तो यदि उसका पक्ष ये ले रहे कि ये जनगणना जाति के आधार पर नहीं होगी, उसका ये आधार ही कमज़ोर हो गया, उसका तर्क ही कमज़ोर हो गया। जब जाति के आधार पर जो है उसने आरक्षण जब लागू करवा दिया शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, तो फिर जाति के आधार पर जनगणना न हो, उसने इस तर्क को, इस आधार को ही वो कमज़ोर कर दिया। लेकिन इन पचड़ों में पढ़ने के बजाय आरक्षण हो, चाहे आरक्षण को समूल समाप्त करने की आवश्यकता है। देखिए जहां एक और सारी पार्टियां आरक्षण 50% से आगे लागू करने की होड़ लगाई है, कौन? इस समाज को तोड़ने वाली ताकतें, घोर जातिवादी ताकतें, घोर सांप्रदायिक ताकतें, घोर भाषावादी जो है ताकतें, घोर प्रांतिक कट्टर ताकतें, वो इस समाज को बिल्कुल तोड़ने पर लगी हुई है। और समाज को तोड़ते तोड़ते वो देश को भी वो तोड़ने पर लगी हुई है। भारतीय जनता दल इनसे सावधान रहने की हमेशा जो है वो दरख्वास्त करता है। तो सावधान सिर्फ रहने से ही काम वो नहीं चलेगा। जो एक माध्यम मिला है इलेक्शन का, चुनाव का, उस माध्यम से यानी ईवीएम मशीन पर इनको नष्ट में नाबूद करना होगा। यहाँ तक जो है और उसको नष्ट में नाबूद करने में कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई झंडा लेकर वो नहीं माने दौड़ना है, कोई धरने पर नहीं बैठना है, कोई आमरण अनशन नहीं करना है। सिर्फ मन में ठाना कि इन ताकतों को नष्ट में नाबूद करना है और इसके बाद ही जो है सारे समाधान वो आना शुरू होंगे। तो आरक्षण को भी समाप्त करना है और जनगणना में जाति के आधार पर, देखिए इन सबों की बात करना, बाबा साहब ने क्या बोला था
कि हमारी एक ही जाति है, क्या कि हम भारतीय हैं, ये सब ये मानने को तैयार नहीं है। बोलते हैं कि हम वो संविधान संविधान का सम्मान कर रहे हैं। हम संविधान का आदेश है कि अपनी एक ही जाति है। आर्थिक पिछड़ापन है, ये सभी लोग मानते हैं। आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए आरक्षण उसका समाधान, न तो समाधान है बल्कि आरक्षण एक समाज को तोड़ने वाला, समाज में भेद विभेद पैदा करने वाला एक बहुत षड्यंत्र है। तो इसको समूल समाप्त करने के पक्ष में बिल्कुल स्पष्ट है भारतीय अवाम ताकत दल। आरक्षण को जो भी आर्थिक रूप से जो जरूरतमंद लोग हैं, हमारे गरीब भारतीय भाई बहन, वो किसी तबके के हों, यदि वो आर्थिक रूप से उनको जरूरत है, जरूरतमंद हैं, तो वो जरूरत, आर्थिक जरूरत ये सरकार उसको देगी। भारतीय अवाम ताकत दल की यदि सत्ता आती है तो भारतीय अवाम ताकत दल की सरकार उन सभी जरूरतमंदों को जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको वो जरूरत जो है और भरपूर मदद, आर्थिक भरपूर मतलब जितनी भी आवश्यकता है वो देगी। और सीखने का, पढ़ने का, ट्रेनिंग का और ग्रूमिंग का, प्रूनिंग का, सबका, ताकि अच्छा से अच्छा, ताकि वो मैंने अपनी प्रतिभा उनमें है। यही बात बार बार भारतीय अवाम ताकत दल कर रहा है कि हमारे हर एक भारतीय भाई बहन में उनकी काबिलियत है। वो काबिलियत दबी इसलिए है कि वो मौका नहीं मिल रहा। मौका मतलब कि उनके पास आर्थिक साधन नहीं है, संसाधन नहीं है और सीखने का माहौल नहीं है। तो ये दोनों उपलब्ध करा करके उनकी काबिलियत को सामने लाना है और काबिलियत के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर उनको इज्जत देनी है, समाज में भी, नौकरी में भी। ये सोच है भारतीय अवाम ताकत दल की। लेकिन वो चाहते हैं कि वो निकम्मा बने रहें, वो 10% वाले, वो कोटे वाले बने रहें। और सबसे बड़ा ये प्रमाण है कि बाबा साहब जो इस देश के लिए इतना बड़ा कीमती हीरा बने, वो आरक्षण के रास्ते से नहीं बने थे। उन्होंने खुद परिश्रम किया था, अध्ययन किया था और उनकी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने वाले थे वो बड़ौदा के गायकवाड़ के राजा गायकवाड़ बड़ौदा के, तो जिनके यहाँ वो नौकरी करते थे, तो फिर उनकी प्रतिभा को पहचाने राजा गायकवाड़ और फिर उन्होंने बाबा साहब की मदद की आर्थिक। और फिर बाबा साहब हर जगह पढ़े, लंदन, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, हर जगह उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन के बाद ही जो है वो इतने बड़े विद्वान और देश का हीरा बन के निकले। तो आरक्षण, तो यदि ऐसी व्यवस्था की जाए कि जितनी जरूरतमंद हैं, माने जिनको आर्थिक साधन की जरूरत है, वो किसी भी तबके के हों, उनको आर्थिक सहायता दे करके सीखने का, ट्रेनिंग का, इत्यादि का मैंने उचित और पर्याप्त माहौल दे करके, और यदि उनको काबिल और प्रतिभाशाली बनाने का एक वो प्रयास होता है, तो हमको पूरा विश्वास है और देश को भी पूरा विश्वास होगा कि यह देश एक नहीं, हजारों अम्बेडकर पता कर सकता है, हजारों एपीजे अब्दुल कलाम पता कर सकता है, हजारों जो है होमी जहांगीर भाभा, और जो कि हमारे पहले वो साइंटिस्ट थे और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे,
तमाम वो बन सकते हैं। और हमारे जो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, तो हजारों ऐसे निकल सकते हैं, लेकिन आरक्षण से नहीं। आरक्षण तो उनकी प्रतिभा को मारता है। तो इसके विषय में ये स्पष्टता भारतीय जनता दल सबको समझा रहा है। और वैसे भी समाज में बिखराव पैदा करता है, भेद विभेद पैदा करता है, नफरत पैदा करता है। ये सबसे बड़ा उसका नुकसान है। और चूंकि ये पार्टियां समाज में नफरत पैदा करके, भेद विभेद पैदा करके, समाज को तोड़ करके ही ये राजनीति कर रही हैं, इसलिए हमेशा ये आरक्षण की बात करती है। तो इनसे सावधान ही नहीं रहना, सिर्फ इनसे सावधान ही नहीं रहना है, इनको नस्ल में नाबूद करना है। आज जो है काफ़ी जो बढ़ चढ़ के माने ये समाजवादी पार्टी बोलती है, भारतीय जनता पार्टी बोलती है, जेएनपीसी वाले, इसलिए कि उसको भरोसा ये है कि अभी भी हमारे भारतीय भाई बहन उसके भुलाव में, उसके बहकावे में और उसके यानी भलाने फुसलाने में वो जो हथकंडा है यानी समाज को तोड़ने वाला, उसका शिकार बनने के लिए अभी भी कुछ हमारे भारतीय भाई बहन तैयार होंगे, ये भरोसा। और इसी भ्रम के आधार पर ही वो बढ़ चढ़ के बोलते हैं। लेकिन एक बार जब आप उनको नस्ल में नाबूद करेंगे, जमीन पर आ जाएंगे, तब उनकी भाषा आप देखिएगा। तो ये यानी सबसे बड़ा काम है। अभी भी हमारे कुछ तबके अभी वो दुबके पड़े हैं। भारतीय एकता की इस मुहिम में हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन वो सबसे आगे हैं। हमारे इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो सबसे आगे हैं। लेकिन अभी भी हमारे भारतीय समाज के ये तीन तबकों से उतनी जितनी अपेक्षित भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं आ रही है। जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके आधार पर कहा जा रहा है। हमारे सवर्ण कहे जाने वाले हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं उससे उतनी भागीदारी नहीं आ पा रही है। हमारे शहरों में रहने वाले शहरी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से अभी उतनी भागीदारी नहीं आ पा रही है। हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों से अभी भागीदारी जितनी आनी चाहिए अभी नहीं आ पा रही है। इन सभी से एक विनम्र दरख्वास्त है, इन सभी से भारतीय जनता दल की एक विनम्र दरख्वास्त है। और सभी भारतीय भाई बहनों से ये विनम्र विनती है कि इस वीडियो को यानी उन तबकों में कैसे भी हो पहुंचवाइए, ये संदेश जाए, एकता का संदेश जाए। और ये एकता की उनकी मशाल जो है वहाँ भी जलनी चाहिए। भारतीय एकता की मशाल वहाँ भी जलनी चाहिए। तो ये वीडियो जो है वहाँ भी प्रसारित हो, लोग इसको लोग इसको देखें, समझें। और भारतीय एकता के इस अभियान में जो अभी कुछ लोग छूट गए हैं वो इसमें शामिल हो। तो ये तबका अभी हम अपने भारतीय समाज का अभी रह गया है, उसको फिर से मैं बता रहा हूँ। एक जो है शहर में रहने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, सवर्ण कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, और हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, और कुछ अपेक्षित भागीदारी हमारे कुछ जो यादव कहे जाने वाले या उसके आसपास ओबीसी से भी अभी उतनी जो भागीदारी नहीं आ पा रही है। इन सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से भारतीय जनता दल का बस इतना ही कहना है कि मुल्क की अहमियत उनके लिए भी है, देश का महत्व उनके लिए भी है। देश सुरक्षित रहेगा तभी बाकी चीज़ें जो है
वो बाकी चीज़ें संभव हो पाएंगी। इतनी एक मौलिक बात, बेसिक बात जो है, बेसिक बात का महत्व ज्ञान उनको भी देना है। इसमें इसमें जो भारतीय वाम ताकत दल ये मुहिम जो चला रहा है, वो सिर्फ देश की सुरक्षा और हमारे आवाम में जो बिखराव है उसको एक करना और उसको ताकतवर बनाना। ये सारी पार्टियां जो है वो हमारी आवाम को कमज़ोर करने में लगी हुई हैं। कमज़ोर से कमज़ोर माने बांट कर बिल्कुल बांटने का, उनको कमज़ोर बनाना चाहती हैं। भारतीय वाम ताकत दल, जैसा कि उसका नाम है, भारत के आवाम को आवाम को ताकतवर बनाना चाहता है। ये इस फर्क को हमारे आदरणीय जो है सभी भारतीय भाई बहन समझे। ये बहुत बड़ा फर्क है। सारी पार्टियां हमारे आवाम को कमज़ोर करना चाहती हैं। कैसे? बांट करके, बांटते। भारतीय वाम ताकत दल अपनी आवाम को ताकतवर बनाना चाहता है। कैसे? उनको एक करके। और ये फर्क मामूली नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। कम से कम इस फर्क को ही समझें और एक साथ आने का जो है, एक साथ आने का यह अभियान जो है पूरा करें। बाकी जो विकसित देश हैं वो हमेशा जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर, एकता के मुद्दों पर वो स्वतः जो है एक होते हैं, उनको कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन दुख की बात यहाँ पर है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर, एकता के मुद्दों पर अभी भारतीय वाम ताकत दल ये अभियान चला रहा है और अभी भी कुछ तबके अभी बाकी हैं। तो खैर, भारतीय वाम ताकत दल ये जो प्रेरणा जो है एकता का और भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित सद्भाव और भारतीयता आधारित इखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित माने प्रेम, भारतीयता आधारित श्रद्धा, भारतीयता आधारित स्नेह, ये सभी कुछ जो है अपने जो अमर शहीद रहे हैं, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अमर शहीद अशफाकुल्ला, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस, हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू इत्यादि, इनकी प्रेरणा से लोगों में एकता के लिए। और वैसे भी संविधान का भी आदेश है, बाबा साहब ने भी कह रखा है कि हमारी एक ही जाति है। इसलिए जो लोग जाति के आधार पर गणना की बात करते हैं वो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं। यही मान करके, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, तो और देखिए इस जीएनपीसी का जो इस तरह से जो आग लगाई जा रही है कि जो जनगणना जो है जाति के आधार पर किया जाए, ये सब आग लगा रहे हैं भेद विभेद के लिए, नफरत के लिए। उस आग में जो घी डाल रही है जीएनपीसी, वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के वो अंसारी को खड़ा कर रही है, उनको खड़ा कर रही है। तो ये जीएनपीसी इस देश की सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी अभिशाप और बहुत ही घातक दुश्मन है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रयान चौकड़ी। देश को हमेशा बांटना,
ये इसकी फितरत है। भारतीय अवाम ताकत दल आज 2-2.5 साल से देश के विषय में और ख़ास करके जो आज़ादी के नाम पर जो देश को जो दुख दिया गया, देश को बांटा गया, 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की जान ली गई और 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े, ये बराबर बता रहा है। और ये भी बता रहा है कि इसके लिए जो है मैंने देश बांटना और जो है और जो जाने गई, इसके लिए सिर्फ जो जिम्मेदार है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी है। वो साजिशें यानी सब क्यों कर रहे थे? सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए। ये बराबर जो है समझाया जा रहा है। तब इस मुद्दे को भटकाने के लिए ये गद्दार बीजेपी इस मुद्दे को कमजोर करने के लिए अब कह रही है विभाजन यानी विभाजन विभीषिका। 2.5 साल से भारतीय जनता दल जब कह रहा है तब इसको विभीषिका नहीं दिखा। 7 साल से सत्ता में थी तब इसको विभीषिका नहीं दिखा। इतने वर्षों से ये राजनीति कर रही है तो इसको विभीषिका नहीं दिखा। जब भारतीय जनता दल बता रहा था कि भाई ये विभाजन सबसे बड़ी त्रासदी है भारत के इतिहास की। इतने लोग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के किसी भी घटना में, किसी भी युद्ध में इतने लोग बड़े नहीं थे। और वो भी कौन? मरने वाले कोई और नहीं थे, आपस में। और वो लोग कुछ ही दिन पहले कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़े थे। वही लोग जो है उसके इसमें सन 47 में आपस में कट मरे। ये बिल्कुल अजूबी घटना है वो। और सिर्फ जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के कारण है। ये भारतीय जनता दल पहली बार नहीं, मतलब यह है, ऐसे मतलब कि पहली बार भारतीय जनता दल के द्वारा मैंने इतने खुलासे के साथ जो है ये बताया जा रहा है। तब जाकर के इस मुद्दे को घुमाने के लिए ये गद्दार जो है, और गद्दार करने में हमको जरा भी संकोच नहीं है। इसलिए गद्दार इसको कहा जा रहा है कि इतने दिनों से बताया जा रहा था, तब ये कहाँ थी? नंबर 1। और जो उसका जिसकी वजह से यह देश बटा, जिसकी वजह से 25 से 30 लाख लोगों को 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों को जान गंवानी पड़ी। 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। उसके जो मुख्य गद्दारों को, मुख्य अपराधियों को ये बीजेपी बचा रही है। उसमें से एक जो मोहनदास करमचंद गांधी है, वो उसको इन सबों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने ढाल के लिए, अपने पापों को ढकने के लिए उसको तमाम खिताब, राष्ट्रपिता, सत्य का पुजारी, अहिंसा का पुजारी बना दिया। भारतीय जनता दल ने बार बार बताया हुआ है कि भाई जिसकी वजह से 25 से 30 लाख लोग क्या माने हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई हो, वो अहिंसा का पुजारी कैसे हो सकता है? हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा सोचे, कितनी विचित्र बात। जिसकी वजह से हमारे 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की जान गई, वह अहिंसा का पुजारी कैसे हो सकता है? यार देखिए, जो कहता रहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा,
भरोसा दिलाया और देश ने भरोसा किया कि भाई ये बुढ़ा कुछ जिद्दी किस्म का है, ये आंदोलन करेगा, अभियान चलाएगा, धरने पर बैठ जाएगा, आमरण अनशन करेगा, मर भी जाएगा, लेकिन जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान इसकी लाश पर बनेगा, मतलब कि पाकिस्तान ये बनने नहीं देगा, ये पूरा देश ने भरोसा किया। लेकिन इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के इस भरोसे को तोड़ा, विश्वासघात किया हमारी आवाम के साथ, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ। इसने विश्वासघात किया मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो उस विश्वासघाती को कह रहे हैं कि ये सत्य क्या पुजारी है, जो 25 से 30 लाख लोगों को मरवा दिया, तो उसको कह रहे हैं कि ये अहिंसा का पुजारी है। जिसने देश बंटवा दिया तो क्या कि वो राष्ट्रपिता है। देख लीजिए ना, भारतीय जनता दल अभी तो यूट्यूब के माध्यम से अभी तो पूरे देश में ये समझाएगा, और इनको छुपाने के लिए ये दोनों के दोनों जीएनपीसी और बीजेपी वाले एक साथ हैं, और आरएसएस भी, ये तीनों के तीनों अपराधी हैं। इसे मैंने इन अपराधी हैं। अरे एक बार कोई कह रहा था कि किसी टीवी के परिचर्चा में आलोक शर्मा एक वो प्रवक्ता है जीएनपीसी का, संगीत रागी है आरएसएस का, वो कह रहा था आलोक शर्मा कि मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। इस सवाल का जवाब संगीत रागी को देना ही पड़ेगा कि यदि जिन्ना प्रधानमंत्री होते इस देश के, तो क्या इनको कबूल था? देखिए, दोनों क्या साजिश एक ही जगह मिल जाती है। जिन्ना प्रधानमंत्री नहीं बना, इसीलिए नेहरू ने सत्ता को पर कब्जा किया, उसको हथियाया। ये साजिश तो पूरी हुई। और जिन्ना कबूल नहीं है, ये साजिश जो है वो आरएसएस वालों की है। सवाल इस बात का है कि इस देश को जो तोड़ने वाले हैं और इसमें आग लगाने वाले हैं, आरएसएस अपने को कहती है कि हम जो है वो देशभक्ति का संगठन है, और देश इनको देश आरएसएस को पहचाने ना, ये उस गद्दार नेहरू से ही देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेती है। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन उसको गौर से समझें। यह आरएसएस जो है उसी गद्दार जो कि माने भारत के इतिहास में इससे बड़ा कोई गद्दार हो नहीं सकता। उससे ये राजभक्ति की सर्टिफिकेट लेती है ये आरएसएस। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन समझें कि ये तीनों की तुलना देश के बहुत बड़े गद्दार हैं, बीजेपी, आरएसएस और जो है ये जीएनपीसी। आज भी जो है इन गांधी की गद्दारी को याद की है। इसी ने प्रथम विश्व युद्ध में अपने दुश्मन अंग्रेजों की सहायता के लिए भारतीयों की भर्ती करवाया। इसने, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने इसको देश जाना है। फिर कुछ कट्टरवादी तत्व जो है होते हैं इस्लाम आस्था में, हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के तबके में कुछ कट्टरवादी तत्व ऐसे होते हैं कि विदेश में कोई घटना होती है, सऊदी अरब में कोई घटना होगी, कोई मिस्र में घटना होगी, कोई टर्की में घटना होगी, तो आंदोलन तो यहाँ पर जो है वो भेद विभेद और वो आंदोलन करते हैं भारत में।
तो टर्की की घटना को लेकर के कुछ कट्टरवादी तत्व जो है एक खिलाफत आंदोलन जो है वो चला रहे थे, वो कट्टरवादी तत्व। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उस कट्टरवादियों के खिलाफत आंदोलन को इसने राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया। आज़ादी के आंदोलन का नाम दे दिया। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी इतना गद्दार था। और उसकी और भी तो गद्दारी जरा देखिए। जब 24 मार्च 1931 को फांसी लगने वाली थी हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को, पूरा देश उबल गया था और ये बराबर कह रहा था कि भाई इनको फांसी नहीं लगनी चाहिए। तमाम बोरे के बोरे चिट्ठियाँ आ रही थी उनके समर्थन में और ये कहा जा रहा था कि ये जो मोहनदास करमचंद गांधी है ये वायसराय लॉर्ड इरविन से बात करे कि इनकी फांसी रुक जाए। तो पहले तो बहुत आनाकानी करता रहा, झूठ बोलता रहा कि मैंने टाल मटोल वो कर रहा था वो। लेकिन जब कांग्रेस के अंदर ही ये मैंने काफ़ी बौखलाहट हो गई, तब उसको भांप करके तब वो किसी तरह से मिलने गया वायसराय से। इरविन था, लॉर्ड इरविन। वहाँ जाकर के इन अमर शहीदों की फांसी रुकवाने के बजाय, जरा इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इनकी फांसी रुकवाने, हालांकि देश कह रहा था कि जाकर इनकी फांसी रुकवाओ, बात करो। वहाँ जाकर के और इसीलिए वो गया भी था। वहाँ जाकर के इनकी फांसी रुकवाने के बजाय क्या कह रहा है कि अरे भाई ये भगत सिंह वगैरह तो लोग जो है जनता में बहुत लोकप्रिय हैं और यदि इनको कुछ हुआ तो देश में बहुत बड़ा बवाल, बहुत बड़ी अशांति, बहुत बड़ा विध्वंस और विप्लव आ जाएगा जिसको आप संभाल नहीं पाएंगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करिए कि इनको इस तरह से मारिए ताकि लोगों को खबर ही ना हो। तो इसके लिए आप जो फांसी जो 24 मार्च 1931 को लगने वाली है उसको 23 मार्च की शाम को ही इनको मार दीजिए। फांसी के इतिहास देखिए, फांसी अक्सर सुबह ही लगती है, ये उसका एक प्रैक्टिस है। लेकिन पहली बार ये गांधी के कहने पर 12 घंटा पहले ही हमारे उन अमर शहीदों को मार दिया गया। बताइए, जो भगत सिंह हमारे आपके दिलों में शहादत कुर्बानी और राष्ट्रभक्ति के मामले में माने सबसे ऊंचे आदर्श, सबसे बड़े प्रतिमान और सबसे बड़े आइकन के रूप में आज भी विद्यमान हैं हमारे आप सभी के दिलों में, उसको ये 12 घंटे पहले मारने की सलाह दे आया गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। तो जरा इसकी गद्दारी को जरा देखिए ना आप लोग। जो है वो गद्दार, वो जयचंद के विषय में सुने होंगे, गद्दार मीर जाफर के विषय में सुने होंगे। जयचंद हो चाहे मीर जाफर हो, उसकी गद्दारियाँ ये इस मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारियों से कि आगे कितनी छोटी हैं, कितनी बौनी हो गई। इस किस्म का गद्दार है मोहनदास करमचंद गांधी। और सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या किया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने,
ये तो ये बताना शुरू करेंगे तो ये एपिसोड कुछ वो लंबा हो जाएगा, और अगले एपिसोड में हम जरूर बताएंगे कि हमारे सुभाष चंद्र बोस 2 बार यानी लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पहली बार जो है वो 38 में, वो हरिपुरा है ये गुजरात में, तो हरिपुरा अधिवेशन में बने थे, 1 साल के लिए बने। और वो कांग्रेस को, जो उनकी शैली थी देशभक्ति की, और पूरे कांग्रेस को ढाल करके और सही रूप में उसको कांग्रेस का इस्तेमाल करके आज़ादी के लिए उसको हथियार बनाना चाहते थे कांग्रेस को। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये जो कांग्रेस जो स्थापना की गई है, यह अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी के लिए है, और यही मुखबिरी वो करे थे, मुखबिरी और दलाली के लिए। उनको पता नहीं था, तो वो कहाँ तक इसको ढालते। जो संस्था अंग्रेजी सरकार ने अपने किसी अंग्रेज एवं के द्वारा स्थापित की थी, किसके लिए? वो दलाली और मुखबिरी के लिए। उसको सुभाष चंद्र बोस वो ढालना चाह रहे थे देशभक्ति के सांचे में। तो लेकिन उनके इसी प्रयास से सब काफ़ी चौकन्ने हो गए, वो दलाल और मुखबिर। और फिर जब अगला चुनाव आया 1939 का, पहले से ही जो ये सब वो हल्ला करना शुरू कर दिए। हालांकि जो त्रिपुरी में जो चुने गए थे वो सर्वसम्मत से चुने गए थे। तो जब ये नहीं हरिपुरा में जो चुने गए थे वो सर्वसम्मत से, मतलब कि यूनियनमसली। तो जब ये त्रिपुरी वाला आया तो पहले से ही वो हल्ला इसके जो माने मोहनदास करमचंद गांधी गिरोह के लोग जो है पहले से ही वो हल्ला करना शुरू कर दिए। इस बार जो है सर्वसम्मत से कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा, अब चुनाव होगा, कंटेस्ट होगा। और उस चुनाव में इस मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या क्या निश्चितता दिखाई, क्या क्या गद्दारी किया, वो आगे आने वाले एपिसोड में बताया जाएगा। और किस प्रकार जो है वो, चूंकि इतने लोकप्रिय थे हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वहाँ भी इस गद्दार और षड्यंत्रकारी मोहनदास करमचंद गांधी को परास्त किया। और वो चुने गए। चुने जाने के बाद फिर इसने जो है वो जो है षड्यंत्र किया कि कम से कम इसके पसंद के कुछ इनकी वर्किंग कमेटी में ही जो है लोग आ जाएं। तो तब भी जो है जो मुखबिरी और दलाली का जो काम सौंपा गया है इस कांग्रेस को, वो कुछ न कुछ वो चलता रहेगा। और एक बात बता दें कि जैसे जीएनपीसी की स्थापना तो अंग्रेजी सरकार के लिए मुखबिरी और दलाली के लिए तो मैंने उसकी स्थापना वो अंग्रेजी सरकार ने की ही थी या करवाई थी। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य था कि उसके शासन करने में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ये सबसे बड़ा मकसद था। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इसने जो पहली संस्था बनवाई यानी अंग्रेजी सरकार ने, वो आपकी यही कांग्रेस ही है। यह हर वक्त जो है हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के, और तोड़ते तोड़ते इसने देश ही बांट दिया।
हालांकि इन अंग्रेजी सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए कांग्रेस के बाद और भी 20 संस्थाओं की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग 1906 में, हिंदू महासभा 1922 में और 1925 में आरएसएस। ये चारों संस्थाएं हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ही जो है अंग्रेजों ने अपने तत्वाधान में, अपने संरक्षण में, अपने पेट्रोनेज में वो स्थापित करवाई। यही मकसद था। आज भी वही जीएनपीसी भी, आप देखिए जीएनपीसी और मुस्लिम लीग तो एक ही साथ हो गए सब। ये दोनों देश को तोड़ने वाले एक ही साथ हो गए। केरल में एक ही साथ है, सरकारें बनाते हैं। और हिंदू महासभा आरएसएस भी आज भी जो है वो समाज को तोड़ने में लगी हुई है। और इसी के जवाब में जो है वो इस्लाम आस्था, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से भी खड़े हो गए हैं सब। वो ऑल इंडिया मजलिस करके है, पता नहीं क्या है, और यदि उसकी जो कमी रह गई तो उसको ये पूरा करता है ये असदुद्दीन गिरोह। और उसी के आसपास जो इसकी पाली हुई जेएनपीसी की आपके पीएफआई है, सिमी है, एसडीपीआई है। तो ये सब के सब जो है देश की एकता को तोड़ने के लिए है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, ये कब तक आप ये तमाशा देखते रहेंगे? वो भी आपके वोट के बल पर। तो निर्णायक है आप जो है उनको नस्ल में नाबूद करने के लिए, तभी दूसरी आज़ादी, वास्तविक आज़ादी नसीब हो पाएगी। तो इनको नस्ल में नाबूद करना है, इससे कम जरा भी नहीं, इनको नस्ल में नाबूद करना है। ईवीएम मशीन पर, बैलेट बॉक्स पर, बूथ पर और मतपेटी पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।